चलो आपने बुक देखोगे तो चैप्टर 4 है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ठीक है बच्चे, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम क्या है, एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम क्या है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन मींस एनवायरमेंट को कैसे आप बचा सकते हैं, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अर्थ में डिफरेंट तरह की लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बीइंग्स है, प्लांट्स है, स्मॉल एनिमल्स है, काऊ, बफेलो, गोट, लायन, टाइगर, ये सारे एनिमल्स को एक साथ कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मींस जहाँ एक पर्टिकुलर एनिमल सिर्फ एक ही जगह दिखते हैं, उसी जगह को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, हम आज तक ये सब पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स। आप बोल सकते हैं इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम का मतलब ये हो गया, इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में भी कुछ एनिमल्स प्लांट्स को डायरेक्टली प्लांट्स को खाते, उन्हें हम कहते हैं हेर्बिवोर्स। कुछ एनिमल्स जो प्लांट खाते, जो घास खाते, उन्हें खाते, उसे हम कहते हैं कार्निवोर्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं प्लांट्स भी खाते हैं, फ्लेश भी, मीट भी खाते हैं, उसे हम कहते हैं ओमनीवोर्स। जैसे ह्यूमन बीइंग्स ओमनीवोर्स है, हम प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। आप लोग बोलेंगे मैं तो प्योर वेजिटेरियन, तो मैं तो ओमनीवोर नहीं। नहीं, आप भी ओमनीवोर है, क्योंकि आप दूध पी रहे होते तो दूध कहाँ से मिलता है, गाय या भैंस या कैसे मिलते थे, तो आप भी तो उनका एनिमल प्रोडक्ट यूज कर रहे। आप दही खाते हो, घी खाते हो, बटर खाते हो, सब एनिमल प्रोडक्ट है, तो हम सब ओमनीवोर है। ठीक है, तो ओमनीवोर का मतलब ये है जो एनिमल, जो लोग प्लांट्स को भी खाते, प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं, उसे कहते हैं ओमनीवोर। हाँ, हेर्बिवोर मीन सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, वो हेर्बिवोर हो गए। हाँ, जो सिर्फ मीट खाते, फ्लेश खाते, उसे कहते हैं कार्निवोर। लायन, टाइगर, ये सब तो सिर्फ मीट फ्लेश खाते हैं, तो उसे कहते हैं कार्निवोर। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस, दैट आप जमीन में जो छोटे छोटे कीड़े जो दिखते हैं, वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स, एनिमल्स से छोटे छोटे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक साथ होते हैं। देन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस हम एयर के बिना हम नहीं रह सकते, पानी के बिना हम नहीं रह सकते, सनलाइट के बिना हम नहीं रह सकते, सोइल नहीं है तो प्लांट्स उगा नहीं सकते, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सब हमें चाहिए। ये सब हो गया नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग एनवायरमेंट। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके बीच का इंटरैक्शन, इसे कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मींस इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंटरैक्शन है, उसे कहते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में कौन कौन आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, देन नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। नॉन लिविंग में सनलाइट आ गया, सोइल आ गया, वाटर आ गया, ऑक्सीजन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, और गैसेस, सारे गैसेस आ गया, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड, रेनफॉल, ये सब नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में आए। तो इसके बिना, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के बिना हम भी नहीं रह सकते। हमें पानी चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें सोइल चाहिए, तभी तो हम कोई भी प्लांट, अगर सोइल नहीं था तो प्लांट्स नहीं उगेगा। ठीक है ना, तो सोइल नहीं है तो हम लोग जो भी वेस्ट सोइल के अंदर डालते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, सड़ जाते हैं, तब उसमें से खाद बनता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत जरूरी है। तो इन सबके बीच का जो इंटरैक्शन है उसे कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, नाउ फिर उन लोगों ने पूछा विच आर द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर मींस जो प्लांट्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, उसे कहते हैं कंज्यूमर्स। जैसे ह्यूमन बीइंग्स भी कंज्यूमर है, बाकी सारे एनिमल्स कंज्यूमर्स होते हैं। जो एनिमल्स डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं उन्हें कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, और जो एनिमल इनडायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, जैसे आप सोचो एक फॉरेस्ट है, उसमें कुछ डियर है, ठीक है, उस डियर को टाइगर खाते। अब क्या हो गया, डियर घास पौधा प्लांट्स खाते तो डियर हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, डियर को टाइगर खाते हैं तो टाइगर हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। सो एनिमल सारे कंज्यूमर्स होते हैं, उसमें प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ऐसे कंज्यूमर्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद देन व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर देयर क्लासिफिकेशन। कंज्यूमर के क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, वो क्या चीज खाते हैं, किस चीज को खाते हो, दैट इज द क्राइटेरिया। व्हाट मे बी द रिलेशनशिप बिटवीन लेक एंड बर्ड्स ऑन ए ट्री। एक ट्री में एक लेक है,
एक तालाब है, उसके सामने एक ट्री है, उसमें कुछ बर्ड्स है, तो क्या होगा, लेक में से बर्ड्स को क्या मिलता है, मछली खाते हैं या छोटे छोटे प्लांट्स खाते हैं। देन बर्ड्स जाके ट्री में बैठते हैं, ट्री में जो भी फल है वो भी खाते हैं, तो तीनों इंटरैक्ट करते हैं। तो हम इस ट्री में अगर बर्ड्स है तो हम इस ट्री को भी एक इकोसिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, आप फूड चेन एंड फूड वेब क्या डिफरेंस है हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब आप देखो, इसमें आप देखोगे तो आपको दिख रहा है, देखो घास, सनलाइट यूज करके घास में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। उस घास को ग्रासहोपर खा लिया, तो ग्रासहोपर, फ्रॉग, स्नेक, देन दिस वन ईगल। देन ईगल जबकि डेथ हो जाते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईगल की बॉडी को सड़ा देते, डिकम्पोज करते। अब देखो, ये डायरेक्टली प्लांट को खाते तो ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। फ्रॉग ग्रासहोपर को खाते, इससे फ्रॉग हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। फ्रॉग को सांप खाते तो सांप हो गया टर्शियरी कंज्यूमर। सांप को ईगल खाते तो ईगल हो गया दिस वन, ईगल हो गया क्वाटरनरी कंज्यूमर। ठीक है, चौथा वाला। तो ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया टर्शियरी कंज्यूमर, ये हो गया क्वाटरनरी, क्वार्टर मीन्स 4, क्वाटरनरी कंज्यूमर। एंड ये जब ये डेथ हो गया या इसका डेथ हो गया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सोइल के अंदर जो छोटे छोटे माइक्रोब है, वो माइक्रोब इसके बॉडी को सड़ा देते हैं। सड़ जाते तो सारे न्यूट्रिएंट सोइल में जाते हैं, उस न्यूट्रिएंट को प्लांट्स यूज करते हैं, खाना बनाते हैं, उसको अगेन दूसरा एनिमल खाते हैं। सो ये सब कंज्यूमर्स है, ये प्रोड्यूसर है। प्लांट्स खुद अपना खाना बनाते, इसलिए ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर है, क्यों? क्योंकि वो सनलाइट यूज करके फोटोसिंथेसिस करते, तो ग्रीन प्लांट्स हो गया प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को बाकी सारे डिपेंड करते हैं, इसलिए ये सब हो गया कंज्यूमर। ठीक है, आप ये प्राइमरी कंज्यूमर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं। एंड ये सेकेंडरी कंज्यूमर है क्योंकि ये इसको खाते, ग्रासहोपर के खाते। तो अगर ग्रासहोपर नहीं होता तो फ्रॉग भी, फ्रॉग को खाना नहीं मिलेगा। अगर ग्रासहोपर, सारा ग्रासहोपर की डेथ हो गया, क्या हो गया? फ्रॉग को खाना नहीं मिलेगा, फ्रॉग भी डेथ हो जाएगा। फ्रॉग के नंबर कम हो जाएगा तो सांप भी कम हो जाएगा, क्योंकि सांप को खाना नहीं मिलता है। जब सांप का नंबर कम हो जाए तो ईगल भी कम हो जाएगा। तो फूड चेन में कोई भी एक का नंबर कम हो जाता है, दूसरे को भी अफेक्ट करते। तो फूड चेन में सारे ऑर्गेनिज्म इंटरकनेक्टेड है। तो ये एक फूड चेन है। फूड चेन का मतलब क्या है? एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एनर्जी है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में चला जाता है। किस फॉर्म में? फूड के फॉर्म में, जब वो खाते हैं तब। इस ऑर्गेनिज्म, ये ग्रासहोपर जब ये प्लांट को खाते तब प्लांट के अंदर जो एनर्जी है वो ग्रासहोपर में पहुंच जाती। ठीक है, तो ग्रासहोपर को जब फ्रॉग खाते हैं, ग्रासहोपर के अंदर से एनर्जी फ्रॉग में चला जाता है। फ्रॉग को जब सांप खाते हैं तो सांप के अंदर इधर से एनर्जी आता है। तो इसी को कहते हैं फूड चेन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी। दैट मीन इसके अंदर जो एनर्जी है वो ग्रासहोपर में ट्रांसफर होते हैं जब ग्रासहोपर प्लांट को खाते हैं तब। तो एनर्जी ट्रांसफर होते हैं, खाते हैं या खाया जाते हैं। अब देखो, इधर ग्रासहोपर प्लांट को खाते हैं और ग्रासहोपर को फ्रॉग खाया जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं फूड चेन। ये फूड चेन का एक फूड चेन। ठीक, आप एक, आई होप आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ आया। अब देखो, तो इसमें काम करेंगे। सो इकोसिस्टम एक रिव्यू। तो इकोसिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं? आई थिंक बोर्ड दिखाई दे रहे हैं आपको। इकोसिस्टम में आता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक मींस लिविंग कंपोनेंट्स। उसमें प्रोड्यूसर मींस प्लांट्स हो गया। हेर्बिवोर्स मींस जो प्लांट्स को खाते हैं उसे कहते हैं हेर्बिवोर्स। प्रेडेटर्स मींस जो भी दूसरे एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाएंगे उस एनिमल को प्रेडेटर कहते हैं। सपोज डियर को लायन खाया तो लायन हो गया प्रेडेटर एंड डियर हो गया प्रे। ठीक है, सो दैट एबायोटिक में आता है नॉन लिविंग, सोइल, वाटर, क्लाइमेट, देन रेनफॉल, देन हो गया टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, गैसेस, ऑल द गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सारे गैसेस नॉन लिविंग एबायोटिक। एबायोटिक ए मींस
लाइफ नहीं है, जिसका लाइफ नहीं है उसे कहते हैं एबायोटिक, एंड जिसका लाइफ है उसे कहते हैं बायोटिक फैक्टर्स। तो इकोसिस्टम में मेनली दो फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स मीन्स जिसका लाइफ हो, तो उसमें कौन कौन आएगा, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो प्रोड्यूसर मीन्स प्लांट्स हो गया, हेर्बिवोर्स एंड प्रेडेटर्स है, सब कंज्यूमर में आ जाते हैं, ठीक है बच्चे, ये कंज्यूमर्स है। एबायोटिक में जो भी लाइफ नहीं है, सपोज एक पोंड आपने एक तालाब लिया, उस तालाब में पौधे होंगे, वो हो गया प्रोड्यूसर। उस तालाब में छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे, छोटे फिशेस होंगे, बड़े फिशेस होंगे। उस तालाब में अगर कोई बेड़ आके बैठ जाता तो वो सारे हो गया कंज्यूमर्स, ठीक है। एंड उस तालाब के में पानी होगा, उसमें सोइल है, उसमें उसमें टेम्परेचर होगा, उसमें सनलाइट आता है, वो सारे हो गया नॉन लिविंग या एबायोटिक फैक्टर्स। इकोसिस्टम में मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मीन्स इसका लाइफ है, उसमें आएगा प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में हेर्बिवोर्स एंड कार्निवोर्स। कार्निवोर्स को हम प्रेडेटर्स कहते हैं, वो दूसरे को खाते हैं, इसे प्रेडेटर्स कहते हैं, ठीक है। एबायोटिक में आते हैं नॉन लिविंग फैक्टर्स, सोइल, वाटर, क्लाइमेट, सनलाइट, ऑल द गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैसेस एबायोटिक में आते हैं, ठीक है। अब रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म और इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू एनर्जी। देखो अगर पौधे प्लांट्स नहीं है तो आप लोग बोलते हैं हम तो अपने घर में खाना खुद बनाते, मम्मी बनाती है, बट मम्मी को खाना बनाने के लिए आटा चाहिए, चावल चाहिए, सब्जी चाहिए, अगर ये सब हमें प्लांट्स देते हैं, हम नहीं बना सकते, है ना, क्योंकि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ऐसे एक चीज है, ऐसे ग्रीन कलर के पिगमेंट है। और क्लोरोफिल की इंपॉर्टेंस क्या है, क्लोरोफिल की स्पेशलिटी क्या है, क्लोरोफिल को सनलाइट एब्जॉर्ब करने आई मीन एबिलिटी है, सनलाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं क्लोरोफिल। तो जब क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या हो गया, सनलाइट के अंदर की जो एनर्जी है उसको प्लांट्स दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो just a second. ठीक, now एक मिनट, फर्स्ट पेज में था तो इकोसिस्टम रिव्यू ये हो गया। सो हम इसमें थे, प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू एनर्जी, सोलर एनर्जी या सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए तो हम रोटी खाए तो हमें एनर्जी मिलते हैं, चावल खाए तो हमें एनर्जी मिलते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो सनलाइट के अंदर जो एनर्जी था उसको केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम में। देन हेर्बिवोर्स मेंटेन बैलेंस बाय फीडिंग ऑन प्रोड्यूसर। अभी मैंने आपको जो अपना आपके बुक में जो फूड चेन दिखाया था उसमें देखो, इस फूड चेन में हमने बोला था कि देखो प्लांट्स देखो सनलाइट यूज करके, सोलर एनर्जी यूज करके खाना बनाते हैं। इसको हम मैंने प्लांट्स सनलाइट के अंदर जो एनर्जी है उसे यूज करते हैं, खाना बनाते हैं। इस खाने को क्या होता है, देखो प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स को एनिमल्स, दूसरा एनिमल खाते हैं, छोटे एनिमल, इस एनिमल को दूसरे एक और बड़ा एनिमल खाते हैं, इसको दूसरे से भी बड़ा एनिमल खाते हैं। तो क्या हो गया, इसके अंदर से जो एनर्जी है इधर मिल जाते हैं। अब क्या होता है, मैंने आपको बोला था सपोज फ्रॉग का नंबर कम हो गया, फ्रॉग नंबर कम हो गया तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सांप का नंबर भी और ईगल का नंबर भी कम हो जाएगा। एंड सपोज सारे उस फील्ड में, उस जगह जहां किस फूड चेन इस जगह के सारे घास सूख गया तो क्या हो गया, ग्रास होपर मर जाएंगे। जब ग्रास होपर मर जाएंगे उस एरिया में जितने भी फ्रॉग्स है वो भी मरेंगे, क्योंकि फ्रॉग्स को खाना नहीं मिल रहा है।
जब फ्रॉग्स मर जाते, फ्रॉग्स का नंबर कम हो जाए तो उस एरिया में जितने भी सांप है उसका भी नंबर कम हो जाएंगे। और जब सांप का नंबर कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली ईगल का नंबर भी कम हो जाएगा। तो सारे सारे चीज एक साथ एक में जुड़े हुए होते हैं, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, अब देखो ये फ्रॉग ग्रास हॉपर को खाते तो हम फ्रॉग को कहते हैं प्रेडेटर, एंड ये हो गया इसका प्रे, ये इसको खाते, जो ऑर्गेनिज्म खाते हैं उसे कहते हैं प्रेडेटर, एंड जिसको खाते हैं उसे कहते हैं प्रे। अब प्रे का नंबर कम हो जाए ऑटोमेटिकली प्रेडेटर का नंबर भी कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इकोसिस्टम में सारे ऑर्गेनिजम्स इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, आप ना तो सोइल में आप लोग देखोगे तो छोटे dirty organism, देखो important सब। So herbivores maintain balance by feeding on producers। herbivores का मतलब क्या है, जो प्लांट्स को खाते हैं उसे कहते हैं herbivores। herbivores प्लांट्स को खाते हैं इसलिए प्लांट्स का नंबर को कंट्रोल करते हैं। predators कंट्रोल herbivore population, predators herbivore को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लायन, सॉरी एक फॉरेस्ट में ग्रास हो गया या फॉर प्लांट हो गया, प्लांट को डियर खाते हैं, डियर को टाइगर खाते हैं। ठीक है, सपोज ये सपोज एक फॉरेस्ट में प्लांट्स, इस प्लांट्स को कौन खाया, डियर। इस प्लांट्स को खा रहे डियर। इस डियर को खा रहे हैं टाइगर। ठीक है, अब इसमें प्लांट्स क्या हो गया, प्लांट्स को कहते हैं हम प्रोड्यूसर्स। ग्रीन कलर से लिखते हैं क्योंकि प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं। सो प्लांट्स हो गया, ये क्या है, प्लांट्स हो गया प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये सनलाइट यूज करके अपना खाना बनाते हैं। सो प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि प्लांट्स सनलाइट यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सो प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। अब डियर क्या हो गया, डियर एंड टाइगर। सो प्लांट्स का नंबर को कौन कंट्रोल करते हैं, इधर डियर। डियर जब प्लांट्स को खाएंगे तो प्लांट्स का नंबर कंट्रोल में आ जाता है। जब डियर को टाइगर खाते तो डियर क्या हो गया, डियर इज डियर हो गया प्रेडेटर एंड सॉरी प्रे, एंड टाइगर हो गया प्रेडेटर। सो ये दोनों को हम कह सकते हैं कंज्यूमर है, ये दोनों कंज्यूमर्स है। ठीक है, कंज्यूमर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। कंज्यूमर मीन्स जो प्लांट्स को या दूसरे एनिमल्स को खाते उसे कहते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर्स। सो ये डियर एंड टाइगर आर कंज्यूमर्स। ओके, सो डियर प्लांट्स को खाते हैं, डियर को टाइगर खाते हैं। तो डियर का नंबर कौन कंट्रोल करते हैं, टाइगर। अगर टाइगर का नंबर कम हो गया तो डियर का नंबर बढ़ जाएगा। जब डियर का नंबर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली सारे डियर प्लांट्स को खाएंगे तो प्लांट्स का नंबर खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा।
जब प्लांट्स का नंबर कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली आगे आगे जाके डियर को खाना नहीं मिलेगा, तो डियर का भी नंबर कम हो जाएगा। इसलिए सारे ऑर्गेनिज्म आपस में जुड़े रहते हैं। तो प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, ये दोनों हो गया कंज्यूमर्स। ये हो गया प्राइमरी जो प्लांट्स को डायरेक्टली खाते हैं उसे कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। जो हेर्बीवोर, सो डियर क्या हो गया, डियर इज हेर्बीवोर, डियर सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। सो डियर हो गया हेर्बीवोर, डियर इज हेर्बीवोर एंड टाइगर इज कार्निवोर। सो डियर इज हेर्बीवोर, टाइगर क्या है, टाइगर इज कार्निवोर। कार्निवोर मीन्स जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, दूसरे एनिमल्स के मीट खाते हैं, उसे कहते हैं कार्निवोर। एंड हेर्बीवोर मीन्स जो प्लांट्स खाते हैं उसे कहते हैं हेर्बीवोर। ये हो गया कार्निवोर, ठीक है। एंड इस पूरे को हम कहते हैं फूड चेन। एक फूड चेन आपसे अगर बोले तो एक फूड चेन ड्रॉ अ फूड चेन, एक फूड चेन ड्रॉ करने के लिए बोलोगे तो फूड चेन में सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्लांट्स होना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स के ओनली प्लांट्स, सिर्फ प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते। तो फूड चेन में सबसे पहले होना चाहिए प्रोड्यूसर या प्लांट्स। जब प्लांट्स को जो खाते हैं उस एनिमल्स को फिर लिखोगे, उसको जब खाते हैं उसको लिखोगे। आप आरो मार्क आप सीधे ना, प्लांट्स का मतलब प्लांट्स को डियर खाते हैं, डियर को टाइगर खाते हैं, ठीक है। प्लांट्स प्रोड्यूसर हो गया, डियर एंड टाइगर हो गया कंज्यूमर्स। उसमें डियर है, हर्बीवोर है क्योंकि वो प्लांट्स को डायरेक्टली खाते हैं। जैसे हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कह सकते हैं, टाइगर हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है ना। ना अब एनवायरनमेंट में डर्टी ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, देखो। सो importance of dirty organism play vital roles, they clean up waste and recycle nutrients। देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, आपका आपका वो बुक में मैंने दिखाया था आपको, देखो आपके बुक में ये डायग्राम दिखा, देखो जब ईगल मर जाते तो उस और ईगल के बॉडी को हम लोग जो बोलते हैं गंदे कीड़े, वो कीड़ा उसको उसकी बॉडी को सड़ा देते हैं, और इसकी बॉडी में से जो भी न्यूट्रिएंट्स है उस मिट्टी में मिल जाता है, उस मिट्टी में से वो न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स यूज कर सकते हैं। तो जो डट हम लोग अपने मन में जो सोचे अरे ये गंदा है, गंदा कीड़ा है, वो भी एनवायरमेंट में बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं है तो बॉडी सड़ेंगे, बॉडी नहीं सड़ते, बॉडी नहीं सड़ेंगे, डिकम्पोज नहीं होते तो बॉडी सारे ऑर्गेन जितने भी हम एनिमल्स मर जाते, सारे एनिमल्स के बॉडी ऐसे इकट्ठा हो, ठीक है। तो बीमारियां ब्रस्ट देखो कैसे, कई अर्थक्वेक आते हैं, लैंडस्लाइड आते हैं, सुनामी आते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो लोग उन लोगों को दफनाते हैं, दफनाने के बाद कुछ दिनों के बाद क्या होता है, उनके बॉडी सड़ जाते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो कीड़े हैं वो कीड़ा बैक्टीरिया और फंगस जो होते हैं वो डेड बॉडी को डिकम्पोज करते, सड़ाते हैं, और उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स है सोइल में मिल जाते। तो हम लोग जो मन में सोचते हैं गंदा है, कीड़ा है, उसका भी जरूरत है, क्योंकि वो नहीं है तो बॉडी नहीं, मर जाने के बाद बॉडी नहीं सड़ेगी, ठीक है। नहीं सड़े तो पोल्यूशन हो सकता, ठीक ना। अब नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम, देखो। सो अनवांटेड चेंजेस में, just a second, just a second. हेलो, मेरा बोर्ड विजिबल है? हेलो संगीता मैम।
हेलो, yes student, relationship between ecosystem and environment. So what is the relation between environment and ecosystem? Collective impact of physical, chemical, and biological factors on living organisms includes air, water, land, and artificial element. Interaction between biotic and abiotic factors shape the. अभी हमने बोला बायोटिक लिविंग फैक्टर्स और नॉन लिविंग फैक्टर्स के बीच में एक इंटरैक्शन है. इकोलॉजी स्टडीज इस इंटरैक्शन को कहते हैं इकोलॉजी. इस इंटरैक्शन को पढ़ते हैं जो साइंस को इकोलॉजी कहते हैं. उसके अंदर इकोसिस्टम होते हैं. तो इकोसिस्टम इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट. ठीक है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. एनवायरमेंटल कंजर्वेशन मीन्स एनवायरमेंट को हमें बचाना है. कैसे कराएं? अनवांटेड चेंजेस इन एयर, वाटर एंड सॉइल ड्यू टू नेचुरल इवेंट्स और ह्यूमन एक्टिविटीज. एनवायरमेंटल दैट मीन्स एयर के अंदर अनवांटेड चेंजेस. आजकल तो कितने गाड़ियां चलते हैं, एयर पोल्यूशन होते हैं. पानी के अंदर तो सारे फैक्ट्रीज डेड बॉडीज निकाल के डालते हैं. लोग कपड़े धोते हैं, नहाते, इसलिए पानी को भी पोल्यूट करते हैं. तो एयर पोल्यूशन की चांसेस है, वाटर पोल्यूशन है, सोइल को भी पोल्यूट करते हैं ड्यू टू नेचुरल इवेंट्स और ह्यूमन एक्टिविटीज. नेचुरल इवेंट्स मींस अर्थक्वेक आया और लैंडस्लाइड आया या फॉरेस्ट फायर आई, ये सबसे क्या है? एयर पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन, सोइल पोल्यूशन हो सकता है. ये सब नेचुरल हो गया. एंड ह्यूमन एक्टिविटीज हो गया, हम लोग गाड़ी, इतने सारे गाड़ियां चलाते, इसलिए एयर पोल्यूशन हो सकते हैं. देन डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू वाटर, पानी के अंदर वेस्ट मटेरियल्स डालना. देन सोइल में प्लास्टिक डालना. आई मीन प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो सड़ते नहीं, तो प्लास्टिक डालना. तो ये सब चीजों से क्या होते हैं? एयर, वाटर एंड सोइल पोल्यूट होते हैं. फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ. तो मेन पॉपुलेशन सॉरी पोल्यूशन का रीजन क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ. नंबर, ह्यूमन बीइंग्स का नंबर बढ़ते जा रहे हैं. तो जब एक घर में 4 लोग हैं तो 4 लोग 4 गाड़ियां यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली एयर पोल्यूशन बढ़ना है. इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतने सारे इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज आते हैं, फैक्ट्री में से धुआं निकलते हैं, फैक्ट्री में से जो केमिकल वेस्ट निकालते हैं उसको लोग पानी में मिला देते हैं. तो इस वजह से वाटर के पोल्यूशन होते हैं. एंड रिसोर्स मिसयूज, रिसोर्सेज को मिसयूज करते हैं. माइनिंग, माइन से जो और निकलता है, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब मिट्टी में, आई मीन सोइल के अंदर से निकालते. तो रिसोर्स को मिसयूज करना, ये सब वजह से पोल्यूशन आता है. कंजर्वेशन इज क्रूशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है. नहीं है तो क्या होगा? देखो हम लोग आजकल सिटी में जाओ तो मास्क लगा के घूमते, क्योंकि एयर पोल्यूटेड है. तो हम अगर उसको कंजर्व नहीं होते तो आगे जाके हमें दिक्कत पड़ेगा. आगे जाके देखो, अब तो हम कभी बाहर जाते तो पानी की बोतल खरीद के पीते, पानी बाहर से नहीं पीते, क्योंकि हमें नहीं पता नल में जो पानी आता है वो साफ है या नहीं. हम बोतल खरीदते. सेम वे आगे जाके अगर हम एयर को अगर संभालते नहीं है तो ऐसे टाइम आ जाएगा हम लोगों को भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा हाथ में, ताकि हमें ऑक्सीजन मिले. प्योर ऑक्सीजन नहीं होंगे. हम पेड़ ऐसे काटते जा रहे हैं बट पेड़ लगाते नहीं है. जब पेड़ लगाते नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्यूरिफाई नहीं करेंगे, ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे. ऑक्सीजन अगर एयर में नहीं है तो हमें सफोकेशन आना है. तो आगे जाके 50 साल के बाद कौन जाने, शायद ऑक्सीजन भी हमें ब्रीथ करने के लिए, ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन भी खरीदना पड़ेगा, हमें नहीं पता. तो एक हमारी ड्यूटी है एयर, वाटर और अपने सोइल को पोल्यूशन से बचाना. ठीक है. Then,
तो नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, क्यों एनवायरमेंट को कंजर्व करना है? इंक्रीजिंग अवेयरनेस अमंग द पब्लिक एस्पेशली चिल्ड्रन अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज क्रूशियल। तो पब्लिक को अवेयर करना है, स्पेशली चिल्ड्रन, बच्चों को अवेयर करना है। क्यों? क्योंकि बच्चे आज कहते हैं यू आर द एम्बेसडर्स, आप लोग कल बूढ़े तो बूढ़े हो गया, 10 साल 5 साल 10 साल में वो तो मरना है, बट आप लोगों को तो आगे देखना है। यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, तो आपको अवेयर करना है। तो इसलिए आपके बुक में ये टॉपिक क्यों दे रखा है? क्योंकि आप लोगों को अवेयर करना है, ताकि एनवायरनमेंट को नहीं बचाने से क्या क्या चीज, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, उससे क्या क्या हो सकता है। तो इसलिए बच्चों को अवेयर करना जरूरी है। developing and underdeveloped countries are taking responsibility for environmental protection through laws and future plans। देखो, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज अपने, तब आप यूरोपियन कंट्रीज में या सिंगापुर ये सब जगह जाओ तो आप वेस्ट ऐसे कूड़ा ऐसे नहीं फेंक सकते। कूड़ा फेंकोगे तो आपको पेनाल्टी, आपको फाइन देना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग रूल्स रखा है, लॉ है उधर। अगर वो लॉ, उस रूल को नहीं माना तो आपको फाइन देना पड़ेगा। बट अपने हमारे इंडिया में क्या होता है, हम जहां हमने लिखा है नो पार्किंग लिखा है, उधर हम पार्किंग करेंगे। डोंट डिस्पोज एनी वेस्ट हियर ऐसे लाओगे तो उधर हम वेस्ट डालेंगे। हॉर्न नहीं बचाना बोलेंगे तो उधर हम हॉर्न बचाएंगे। हम लोग जो उल्टा काम करते, क्योंकि फाइन नहीं लगता। अगर हमें भी अगर डेवलप्ड कंट्रीज के तरह लॉ एंड रूल्स स्ट्रिक्टली हमें भी अगर फॉलो करना ही पड़ेगा। फॉलो नहीं करोगे तो आगे जाके हमें ही सफर करना है। ठीक है, गॉट इट? Environmental conservation is our social responsibility. Okay, क्योंकि human actions significantly impact the environment। सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, और बाकी तो कोई भी जानवर नहीं पोल्यूट करते। ह्यूमन बीइंग्स ही एयर को पोल्यूट करते हैं, सॉइल को पोल्यूट करते हैं, वाटर को, सारे ह्यूमन बीइंग्स पोल्यूट करते हैं। Recognizing this, humans play a crucial role in maintaining balance and conserving nature। हम लोग ही एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, इसलिए हमारी ड्यूटी है उस एनवायरनमेंट को कंजर्व करना, हमारी ड्यूटी है। अवेयरनेस ऑफ हार्मफुल एक्टिविटीज इज एसेंशियल फॉर रिस्पॉन्सिबल एनवायरमेंटल स्टुवर्डशिप। तो क्या है? हार्मफुल एक्टिविटीज को अवेयर करना, ये काम आपको नहीं करना चाहिए। आपकी गाड़ी में, आपको जब गाड़ी चलाओगे तो आपको उसका पोल्यूशन कंट्रोल से आपको सर्टिफिकेट मिलना है या नहीं, ये देखना है। क्योंकि अगर आप जो गाड़ी में से जो धुआं, हार्मफुल धुआं निकलता है, उस हार्मफुल धुआं से तो हमें बहुत सारे अस्थमा में, आजकल तो छोटे बच्चों को भी अस्थमा होते हैं, क्योंकि एयर इतनी पोल्यूटेड है। ठीक है, स्पेशली दिल्ली में आप आजकल न्यूज सुनोगे तो आपको पता चलता है दिल्ली में इतना पोल्यूशन है। पोल्यूशन इंडेक्स तो हर दिन पोल्यूशन इंडेक्स दिखाते हैं। पोल्यूशन इंडेक्स इतना हाई है कि ऐसे लगता है हम एक हार्मफुल गैस के अंदर, एक गैस चेम्बर के अंदर बैठे ऐसे फील होते हैं। क्योंकि ये सब किसने किया है? हम ह्यूमन बीइंग्स ने किया। तो हमारी ड्यूटी है अपने एनवायरनमेंट को बचाना, और नहीं बचाओगे तो आगे जाके हम लोग ही सफर करना है। ठीक है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। तभी बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? बायोडाइवर्सिटी मीन्स the richness of living organism in nature, encompassing genetic diversity within species, various species of plants, animals, microbes, and diverse ecosystem। So bio means life, diversity means different types of living organisms हमें environment में दिखाई देते हैं। उसमें plants भी है, उसमें animals भी है, उसमें microorganism भी है। तो ये सबको हमें बचाना है। जेनेटिक डाइवर्सिटी, सबका जीन्स अलग है, सारे प्लांट्स एक जैसे नहीं है क्योंकि उसका जीन्स अलग अलग है। सारे एनिमल्स एक जैसे नहीं है क्योंकि उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी है। जेनेटिक डाइवर्सिटी मींस जीन की डिफरेंस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके भी अलग अलग, बैक्टीरिया, फंगस, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो ये डाइवर्स इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब क्या है? जो नेचर में अपने आप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट एक नेचुरल इकोसिस्टम है, सी एक नेचुरल इकोसिस्टम है, then grassland एक natural ecosystem है, a tree can be a natural ecosystem।
आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में होते हैं आपके घर में, सपोज किचन गार्डन है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। एक मैंने दिस वन ग्रास फील्ड, जैसे फार्मर ने गेहूं के फील्ड पौधा लगाया तो एक हो गया आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आपके घर में एक एक्वेरियम है तो एक्वेरियम एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम दो तरह के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल मींस नेचर में अपने आप होते हैं। फॉरेस्ट एक नेचुरल इकोसिस्टम है, आई मीन पोंड एक नेचुरल इकोसिस्टम हो सकता है, रिवर इज अ नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है। ग्रास लैंड इज अ नेचुरल इकोसिस्टम, बट आर्टिफिशियल में आएगा एक्वेरियम आएगा, ग्रास लैंड, ग्रास फील्ड हो गया, देन दिस वन kitchen garden can be an artificial ecosystem, ठीक है। Then, तो उसको हमें कंजर्व करना है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। उसमें प्लांट्स भी आएगा, उसमें एनिमल्स भी आएगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आएगा, ठीक। आप कमिंग टू माई रोल इन एनवायरमेंट। हर हम सबको एक एक को सोचना चाहिए मेरा रोल क्या है। क्या रोल है? कंजर्व करने में। अवेलेबल रिसोर्सेज को कंजर्व माने बचाना है, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसे बचाना है। सोइल को बचाना है, वाटर को बचाना है, एयर को पोल्यूशन से बचाना है, कंजर्वेशन। पानी भी देखो, आप अगर कहीं जा रहे थे तो पब्लिक टैप ओपन खुला हुआ है, उसमें से पानी जा रहा है तो आप उसको बंद करो। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को भी हमें बचाना, ये नहीं ये हमारा घर का नहीं, ये सोच के नहीं है। तो रनिंग वाटर, पानी आप घर पे भी ज्यादा नहीं यूज करो, उसको भी कंजर्व करो, है ना। तो पानी कंजर्व कर सकते हैं, सोइल को कंजर्व कर सकते हैं, एयर को आप बचा सकते हैं, पोल्यूशन से बचा सकते हैं, ठीक है। जितने भी आपके घर में आप अगर जितना भी जगह आप पौधे लगाओ, प्लांट्स लगाओ, प्लांट्स लगाने से देखो आप, हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, उसको प्लांट्स ही तो उसको प्योर करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। देन control, how can you control? Preventing the harm, stopping the harmful activities, changing the mindset। harm को prevent करो, stopping the harmful activities को stop करो। जैसे कूड़ा इधर उधर फेंकना stop करो, प्लास्टिक को अलग करो, बायोडिग्रेड जो सड़ सकते हैं आपके घर में, जो वेजिटेबल जो काटते, जो उसके सब्जियों की छिलका, सब्जी जो खाना जो बच जाता है वो सबको एक साथ डाल के उसको कंपोस्ट बनाओ, उसमें से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक प्लास्टिक उसको रिसाइकिल करो। ये सब हो गया स्टॉपिंग द हार्मफुल एक्टिविटीज। चेंजिंग द माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे 1 किलोमीटर कहीं जाना है, सब्जी लेने के लिए जाना है तो पैदल जाओ, गाड़ी मत यूज करो। सब लोग ऐसे सोच रहे हैं कि मैं गाड़ी में ही जाऊंगी या जाऊंगा, ऐसा मत सोचो। आपका वॉकेबल डिस्टेंस है, आप वॉक करके जाओ। ये माइंडसेट चेंज करना है। मैं क्यों करूं, उसको करने दो, ऐसे नहीं है। खुद को चेंज करना है, तो दैट इज चेंजिंग द माइंडसेट। प्रोडक्शन, रिवाइवल ऑफ हार्म्ड फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट को हार्म कर सकते हैं उसको रिवाइव करके उसको रिसाइकिल करो, ठीक है। अटेम्प्टिंग इनोवेशन, खुद को सोचो हम क्या कर सकते हैं, इनोवेटिव मेथड्स क्या क्या कर सकते हैं कि पोल्यूशन को बचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, खुद के अपना आइडियाज लगा दो, तो ये अटेम्प्टिंग इनोवेशन। Then preserving whatever has been left over। अब देखो प्लांट्स भी है, प्लांट्स अगर एक पेड़ काटो तो उससे एक जगह 10 पेड़ लगाना चाहिए। एक पेड़ काटो, उस पेड़ 50 साल 60 साल में एक बड़ा पेड़ बन जाता है। उस पेड़ को आपको काटने में 1 घंटा भी नहीं लगता। बस अगर एक प्लांट लगाते तो प्लांट उतना बड़ा पेड़ बनने में सालों लगता है। तो आप पेड़ काटते वक्त पेड़ को लगाओ, ठीक है। देन आपके घर में भी आप जितने भी जगह पेड़, आप जब आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते जगह आप क्या कर सकते हैं, आपके आसपास में, घर के आसपास में कोई पार्क है, पार्क में जाके एक पेड़ लगाओ, उस पेड़ में आपके नाम से वो पेड़ लगाओ। देन उस पेड़ को आपको देखना ही भी पड़ेगा, आपको पानी देना, खाद देना। तो आप 2-3 साल के बाद आपको दिखेगा वो पेड़ बढ़ते जा रहा। आप जैसे बड़े होते जा रहे थे तो पेड़ भी बढ़ेगा। तो सब लोग ऐसे सोचोगे तो क्या होगा, तो पोल्यूशन नहीं होना है। तो ये है प्रिजर्विंग व्हाटएवर हैज बीन लेफ्ट ओवर। रेमेडीज टू प्रिवेंट फर्दर लॉस, जो बचा हुआ है उसको और नहीं
खत्म ना हो, उसके लिए कोई रेमेडी, आपको कुछ इनोवेटिव मेथड्स, उसके लिए कोई रेमेडी, उसको क्या कर सकते हैं, उसके लिए कैसे सुझाव, आपको कैसे उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। प्रिजर्विंग अननोन रीजन्स, अननोन रीजन्स जैसे फॉरेस्ट में ऐसे भी जगह होंगे हमें पता ही नहीं है, ऐसे प्लांट्स होंगे पता नहीं है, ऐसे जगह को प्रिजर्व करो। देन प्रिवेंशन, प्रिवेंटिंग पॉसिबल हार्म्स, जो हार्म कर सकते हैं उसको प्रिवेंट करो। डिजाइनिंग न्यू प्लांट्स, अपने आप को इनोवेटिव मेथड्स को डिजाइन करो। फैक्टर्स हार्मफुल टू एनवायरनमेंट को प्रिवेंट करो, जो भी एनवायरनमेंट को हार्म कर सकते हैं ऐसे फैक्टर्स को नहीं यूज करो। अवेयरनेस, कैसे अवेयर कर सकते हैं? एजुकेशन, गाइडेंस, आपके घर के आसपास में जो लोग हैं उनको गाइड करो, ऐसे नहीं करना अंकल आंटी इसे करो, पेड़ लगाओ, आप पैदल जा सकते हो पैदल जाओ, पानी को नहीं पोल्यूट करो, पानी को सेव करो, पानी को बचा के यूज करो। देन अवेयरनेस, दूसरों को भी अवेयर करो। इमिटेशन, इमिटेट करो, कैसे दूसरे देखो, कोई कोई एनजीओ, कोई लोग आपको बोले बेटा ऐसे करना चाहिए, उनको इमिटेट करो। ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करो, पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेशन, दूसरों को भी उसमें इन्वॉल्व करो। ये सब काम करोगे तो हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते। तो माई रोल, हर एक बच्चे को ये सोचना है एनवायरनमेंट में बचाने के लिए मेरा रोल क्या है, कंजर्व करना है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, हार्मफुल फैक्टर्स का प्रोडक्शन को अगर प्रोड्यूस हुआ तो उसको रिवाइव करो, कैसे आप रीयूज कर सकते हैं ये सोचो। प्रिजर्वेशन, कैसे आपको आपके एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर सकते हैं, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आई मीन पोल्यूशन को, हम कैसे दूसरों को अवेयरनेस दे सकते हैं। ये हम करोगे तो हर एक बच्चा ये सोचेंगे मैं ये सब काम करूंगा या करूंगी, ऐसे सोचोगे तो पोल्यूशन खत्म होने, हमारे एनवायरनमेंट को हम बचा सकते हैं। ठीक है। देन हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब क्या है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर रीजियंस विथ हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड एंडेमिज्म। हाई स्पीड माने जिस जगह, एक ऐसे जगह जहां एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नंबर बहुत ज्यादा है, एंड वो एंडेमिक स्पीशीज, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा, ऐसे जगह को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मीन्स ऐसे रीजन जहां हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे, डिफरेंट स्पीशीज होंगे, प्लस एंडेमिज्म। एंडेमिज्म मीन्स वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता, सिर्फ वही जगह पाया जाता है, ऐसे जगह को अमेज़न फॉरेस्ट में, वेस्टर्न घाट्स, हमारे इंडिया में वेस्टर्न घाट्स में कुछ जगह में है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ठीक है। देन टू क्वालिफाई, हाउ क्राइटेरिया क्या है? टू क्वालिफाई एज ए हॉटस्पॉट एन एरिया मस्ट हैव एटलीस्ट 1500 endemic vascular plant species and 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन। अगर एक एरिया को हम हॉटस्पॉट में माना जाना थे, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, उस एरिया में कम से कम 1500 वास्कुलर प्लांट स्पीशीज, वास्कुलर प्लांट स्पीशीज मीन्स उसमें डेवलप्ड हाई प्लांट्स माने ट्रीज एंडेमिक होंगे। एंडेमिक मीन्स सिर्फ उस रीजन में होगा, सिर्फ उस रीजन में होगा और कहीं नहीं पाया जाता है, ऐसे जगह को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। So biodiversity hotspot means ऐसे रीजन जहाँ हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी है प्लस उधर एंडेमिक स्पीशीज होते हैं। एंडेमिक स्पीशीज मीन्स वो स्पीशीज और कहीं नहीं पाया जाता है, सिर्फ उस एरिया में पाया जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे स्पीशीज को कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज। Hotspot of biodiversity. Hotspots cover just 2.5% of Earth's land surface, but support over half of the world's plant species and nearly 43% of endemic bird, mammal, reptile, and amphibian species. देखो 43%, hotspots cover only just 2.5% of Earth के land surface में, सिर्फ 2.5% में ही biodiversity hotspot होते, तो उसमें 43% बर्ड होते हैं, मैमल, ये सारे मिला के
बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन से सारे मिला के सिर्फ 43% होते हैं। दैट इसका लोकेशन कहाँ का है? Caribbean islands to the West Africa, Madagascar, Southeast Asia and South America. साउथ अमेरिका एंडीज माउंटेन रेंज में होते हैं। ठीक है, सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मीन्स आपके बुक एक बार लेंगे। तो हमने आज देखो इकोसिस्टम एक रिव्यू हमने पढ़ लिया। देन अब बच्चे ये बताओ, इकोसिस्टम में ए एबायोटिक कंपोनेंट है तो इधर क्या आना चाहिए? तो क्या आना चाहिए? आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में टू कंपोनेंट्स होते हैं, दे आर बायोटिक एंड एबायोटिक। उन लोगों ने इस माइंड मैप में एबायोटिक दे रखा है, तो विच इज अदर वन? ओके, I hope you can see this. So ecosystem में abiotic components and biotic components. So इस biotic components से इसमें क्या आएगा? ये इधर आना चाहिए biotic components। ये हो जाएगा biotic। बायोटिक। देन एबायोटिक में फिजिकल फैक्टर्स होगा, एयर, वाटर वेपर, मिनरल, सॉइल, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसमें क्या आएगा? इधर क्या आएगा? बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आएगा। सॉइल, मिनरल्स, फिजिकल फैक्टर्स। देन कमिंग टू ऑटोट्रॉप्स, एंड इधर क्या आएगा? बायोटिक फैक्टर्स में ऑटोट्रॉप्स में प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉप्स, एंड इधर आना है हेटेरोट्रॉप्स। जो प्लांट्स को डिपेंड करते हैं उसे सारे को एक साथ हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। राजेश्वरी मैम, यस, हाँ क्लास कंप्लीट हो गया क्या? खत्म हो गया? हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। अच्छा, बाय बच्चों। अच्छा टाइम है।